नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग BA 6 सेमेस्टर हिस्ट्री का जो दूसरा पेपर है, जिसका नाम है सोशल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया, यानी मध्यकालीन भारत का सामाजिक और आर्थिक इतिहास 1700 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक, इससे संबंधित हम लोग एक सब्जेक्टिव मॉडल पेपर का अध्ययन करेंगे। आपका ये मॉडल पेपर कुल 3 खंड में विभाजित है, खंड अ, खंड ब और खंड स। एक एक करके यहाँ पर हम लोग तीनों खंडों का अध्ययन करेंगे। हम लोग जानेंगे कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है और इसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना होगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला खंड अ है, इसमें आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 50-50 शब्दों में देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद पर आपको 50 शब्द में टिप्पणी लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि स्वामी विवेकानंद आधुनिक भारत के एक महान आध्यात्मिक गुरु और समाज सुधारक थे। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और विश्व स्तर पर वेदांत और योग दर्शन का प्रचार इनके द्वारा किया गया। 1893 के शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में उनके ऐतिहासिक भाषण ने भारतीय संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाई। वे युवाओं के प्रेरणा के प्रतीक हैं। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना है। अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है सती प्रथा। सती प्रथा पर आपको 50 शब्द में टिप्पणी लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि सती प्रथा प्राचीन भारतीय समाज में व्याप्त एक अत्यंत क्रूर और अमानवीय कुप्रथा थी, जिसके अंतर्गत पति की मृत्यु होने पर उसकी विधवा को चिता पर जीवित जलना पड़ता था। यानी सती प्रथा के अंतर्गत जब किसी स्त्री का पति मर जाता था तो उसको जबरदस्ती चिता पर जलाया जाता था, उसको चिता पर जलना पड़ता था। महान समाज सुधारक राजा राममोहन राय ने इस कुप्रथा के विरुद्ध कड़ा संघर्ष किया। उनके निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस कानून पर प्रतिबंध लगाकर इसको पूर्णतः समाप्त किया। यानी वो 1829 में बेंटिक के द्वारा इस सती प्रथा को समाप्त किया जाता है और राजा राममोहन राय के प्रयासों से यह समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी पर आपको टिप्पणी लिखना है 50 शब्द में। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ओलकॉट के द्वारा की गई थी। यानी इसकी जो स्थापना है 1875 में हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था और मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ओलकॉट के द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म के प्राचीन दर्शन, पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांतों को बढ़ावा देना था। भारत में एनी बेसेंट के नेतृत्व में आंदोलन अत्यंत लोकप्रिय हुआ। यानी इस आंदोलन को भारत में एनी बेसेंट के द्वारा प्रचार प्रसार किया गया, जिससे भारतीय पुनर्जागरण और शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय पर आपको 50 शब्द में टिप्पणी लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों, विशेषकर सती प्रथा के विरुद्ध कड़ा संघर्ष किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1829 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। वे महिला शिक्षा, प्रेस की स्वतंत्रता और एकेश्वरवाद के प्रबल समर्थक और महान समाज सुधारक थे। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, 5वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है धन निष्कासन का सिद्धांत। धन निष्कासन के सिद्धांत पर आपको 50 शब्द में टिप्पणी लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि धन निष्कासन का सिद्धांत सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दिया गया था। यानी यह जो सिद्धांत है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था और दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इस सिद्धांत को दिया था। उन्होंने बताया कि किस प्रकार अंग्रेज भारतीय धन संपदा को कच्चे माल और वेतन के रूप में ब्रिटेन भेज रहे थे, जिसके बदले भारत को कोई लाभ नहीं मिल रहा था। इस प्रक्रिया ने भारत को आर्थिक रूप से कंगाल बना दिया। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला खंड खंड ब है। इसमें आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 200 शब्द में आपको यहाँ पर लिखना है। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है, इसमें ब्रह्म समाज के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तो ब्रह्म समाज के द्वारा कौन कौन से सिद्धांत अपनाए गए थे, उन्हीं सिद्धांतों के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज आधुनिक भारत का पहला महत्वपूर्ण और धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन था। इसके प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या निम्नलिखित है। अब एक एक करके इसके सिद्धांतों की व्याख्या हम लोग करेंगे। पहला सिद्धांत है एकेश्वरवाद।
यानी ब्रह्म समाज का सबसे जो मूल सिद्धांत है वो एक ईश्वर की उपासना है। ये बहुदेववाद में विश्वास नहीं करता है, एक ही ईश्वर को मानता है। यह सभी धर्मों के मूल में एक ही परमेश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है और बहुदेववाद का खंडन इसके द्वारा किया जाता है। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा सिद्धांत है मूर्ति पूजा का विरोध। यह समाज मूर्ति पूजा, कर्मकांडों और बलि प्रथा को व्यर्थ मानता था, यानी ब्रह्म समाज इसको व्यर्थ मानता था। उनके अनुसार ईश्वर की आराधना के लिए किसी भौतिक प्रतीक की आवश्यकता नहीं है, यानी मूर्ति पूजा का खंडन इसके द्वारा किया गया है। ब्रह्म समाज का जो तीसरा सिद्धांत है वो है मानवता और तर्क। ब्रह्म समाज ने अंधविश्वासों के स्थान पर तर्क और विवेक को प्राथमिकता दी। इसने सभी मनुष्यों की समानता और भाईचारे पर बल दिया। अब अगला देख लेते हैं। अगला जो सिद्धांत है वो है सामाजिक सुधार। सिद्धांतों का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ था। इसने सती प्रथा का अंत, विधवा विवाह का समर्थन, बाल विवाह का विरोध और महिला शिक्षा की पुरजोर वकालत की। पांचवा जो है वो है धार्मिक सहिष्णुता। धार्मिक सहिष्णुता भी ब्रह्म समाज के द्वारा अपनाया गया, यह भी उसका एक सिद्धांत था। यह समाज किसी विशेष धर्म की निंदा नहीं करता था, बल्कि सभी धर्मों की अच्छाइयों को अपनाने और उपनिषदों के शुद्ध ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करने का उपदेश देता था। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना है कि ब्रह्म समाज ने धर्म को अंधविश्वासों से मुक्त कर उसे नैतिक और तार्किक बनाने का प्रयास किया। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है रैयतवाड़ी व्यवस्था के गुण दोषों का वर्णन करें, यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था में कौन कौन से गुण थे और कौन कौन से दोष थे, उसी के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड द्वारा शुरू की गई रैयतवाड़ी व्यवस्था मुख्य रूप से दक्षिण और पश्चिम भारत में लागू की गई थी। इसके गुण और दोष निम्नलिखित हैं। एक एक करके हम लोग गुणों और दोषों का अध्ययन यहाँ पर करेंगे। पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था के गुण देख लेते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जो पहला गुण था वो था सीधा संबंध, यानी किसानों से सीधा संबंध। इस व्यवस्था में सरकार और किसान यानी कि रैयत के बीच कोई बिचौलिया नहीं होता था। सीधे सरकार जो है किसान जो होते थे सीधे सरकार को लगान देते थे, बीच में कोई नहीं होता था। यानी सरकार और किसान से इस व्यवस्था में सीधा संबंध होता था। दूसरा गुण देख लेते हैं। दूसरा गुण है स्वामित्व का अधिकार। किसान को भूमि का स्वामी इसमें माना गया। जब तक वह लगान देता रहे उसे भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता था, यानी यहाँ पर किसान जो है भूमि का मालिक माना जाता था। तीसरा जो गुण है वो है बंजर भूमि का विकास। किसानों को बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिससे कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ। ये तीन इसके गुण हैं। अब दोषों की बात कर लेते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जो पहला दोष है वो है अत्यधिक लगान। सरकार द्वारा निर्धारित लगान की दर इसमें बहुत ऊंची होती थी। उपज का 50 से लेकर के 60% तक सरकार के द्वारा ले लिया जाता था, जिससे किसानों पर आर्थिक बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया। दूसरा दोष देख लेते हैं। दूसरा दोष है अनिश्चितता। यह व्यवस्था स्थायी नहीं थी। सरकार समय समय पर लगान की दरों में वृद्धि कर देती थी, यानी कोई निश्चितता नहीं थी सरकार कितना लगान वसूलेगी। ये दूसरा दोष है इसका। तीसरा जो दोष है वो है महाजनों का शोषण। ऊंचा लगान चुकाने के लिए किसान जो है साहूकारों से कर्ज लेने को मजबूर हुए। लगान न चुका पाने की स्थिति में उनकी जमीनें साहूकारों के कब्जे में चली गईं। चौथा जो दोष है वो है कठोर वसूली। फसल खराब होने या अकाल की स्थिति में भी लगान वसूली में कोई रियायत नहीं दी जाती थी, जिससे ग्रामीण ऋणग्रस्तता बढ़ती चली गई। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना है कि यद्यपि इस व्यवस्था ने बिचौलियों को खत्म किया, लेकिन अत्यधिक कर और कठोर वसूली ने अंततः किसानों की स्थिति को और दयनीय बना दिया। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण के क्या कारण थे। उन सभी कारणों का अध्ययन आपको यहाँ पर करना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण किसी एक घटना का परिणाम नहीं, बल्कि कई कारकों का मिलाजुला प्रभाव था। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। एक एक करके उन कारणों का अध्ययन हम लोग यहाँ पर करेंगे। पहला कारण है पश्चिमी शिक्षा और विचार। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार ने भारतीयों को स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र जैसे आधुनिक पश्चिमी विचारों से परिचित करवाया। इसने बुद्धिजीवियों में तार्किक सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित किया, जिसके फलस्वरूप जो है पुनर्जागरण की चेतना जन्म लिया। दूसरा जो कारण है वो है ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां। ईसाई मिशनरियों की जो गतिविधियां थी उसने भी पुनर्जागरण को लाने में विशेष योगदान दिया है। मिशनरियों ने हिंदू धर्म की कमियों पर प्रहार किया, जिसके जवाब में भारतीय समाज सुधारकों ने अपने धर्म की बुराइयों को दूर करने और उसकी रक्षा के लिए आत्ममंथन शुरू किया।
तीसरा जो कारण है पुनर्जागरण का वो है प्रेस और साहित्य की भूमिका। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के माध्यम से सुधारवादी विचारों को जन जन तक पहुंचाया गया। पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से इसने लोगों में सामाजिक और राजनीतिक चेतना जगाई, यानी इसका भी योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अगला जो कारण है वो है प्राचीन भारतीय गौरव की खोज। विलियम जोन्स और मैक्स मूलर जैसे विद्वानों द्वारा प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुवाद ने भारतीयों में अपनी संस्कृति के प्रति खोया हुआ गौरव और आत्मविश्वास पुनः जगाया, जिससे पुनर्जागरण जो है जन्म लिया। पांचवा कारण है सामाजिक कुरीतियां। सती प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया, जातिवाद हो गया, इस सभी सामाजिक कुरीतियों ने समाज को खोखला कर दिया था। इन अमानवीय प्रथाओं के विरुद्ध उठने वाली आवाज़ों ने ही पुनर्जागरण की नींव रखी। यानी अगर ये कुरीतियां नहीं होती तो उस समय इन कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठता और पुनर्जागरण नहीं हो पाता। इन कुरीतियों ने पुनर्जागरण की एक तरीके से नींव रखी। जो विद्वान थे इसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाए और जो है पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। छठा जो कारण है वो है मध्यम वर्ग का उदय। एक नए शिक्षित मध्यम वर्ग जैसे वकील हो गए, डॉक्टर हो गए, शिक्षक हो गए, इनका जन्म हुआ, जिसने समाज सुधार की कमान संभाली और पुनर्जागरण का जन्म हुआ। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में हम लिखेंगे कि इन सभी कारणों ने मिलकर भारतीयों को अपनी जड़ता त्यागने और एक आधुनिक तर्कसंगत समाज के निर्माण के लिए प्रेरित किया। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न खंड देख लेते हैं। खंड 100 है। इसमें आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 500 शब्द में यहाँ पर देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। पांचवा प्रश्न है इसमें, भारतीय हस्तशिल्प के पतन के क्या कारण थे। भारतीय हस्तशिल्प के पतन के जो कारण थे उसी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का पतन आधुनिक भारतीय आर्थिक इतिहास की एक अत्यंत दुखद घटना थी। भारत जो कभी अपने उत्कृष्ट मलमल, रेशम और कलात्मक वस्तुओं के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था, ब्रिटिश शासन के नीतियों के कारण कच्चे माल का निर्यातक बन गया। भारतीय हस्तशिल्प के पतन के मुख्य कारण निम्नलिखित थे। एक एक करके हम लोग कारणों को यहाँ पर लिखेंगे। पहला कारण है संरक्षण का खत्म होना। भारतीय हस्तशिल्प को स्थानीय राजाओं, नवाबों और रजवाड़ों का संरक्षण प्राप्त था। जैसे जैसे अंग्रेजों ने इन रियासतों को अपने साम्राज्य में मिलाया, हस्तशिल्प वस्तुओं की मांग कम हो गई। दरबारी संस्कृति के लुप्त होने से उच्च कोटि के कारीगरों का रोजगार जो है छिन गया, यानी संरक्षण जो है खत्म हो गया और संरक्षण खत्म होने से इस उद्योग का पतन हो गया। दूसरा कारण देख लेते हैं। दूसरा कारण है औद्योगिक क्रांति और मशीन निर्मित वस्तुएं। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के बाद कारखानों में बड़ी मात्रा में सस्ते सामान का उत्पादन शुरू हुआ। मशीन से बने जो उत्पाद होते थे, विशेष करके सूती कपड़े, भारतीय हस्तशिल्प की तुलना में सस्ते होते थे और उनका फिनिशिंग भी जो है बेहतर होता था। भारतीय बुनकर अपने हाथ के काम से इन मशीनी उत्पादों की कीमत का मुकाबला नहीं कर पाए और धीरे धीरे करके नष्ट हो गए। तीसरा कारण देख लेते हैं। तीसरा कारण है भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति। ब्रिटिश सरकार ने दोहरी नीति अपनाई। भारतीय हस्तशिल्प वस्तुओं पर ब्रिटेन में प्रवेश के लिए भारी आयात शुल्क लगाया ताकि वे वहां महंगी हो जाएं। दूसरी ओर ब्रिटिश मशीनी सामान को भारत में नाम मात्र शुल्क पर आने दिया, जिससे भारतीय बाजार विदेशी सामानों से भर गए। हमारे यहाँ जो है विदेशों का सामान बहुत ज़्यादा आ गया और हमारे यहाँ का सामान कोई नहीं खरीदता था, जिससे हमारे यहाँ के उद्योगों का पतन हो गया। चौथा कारण देख लेते हैं। चौथा कारण है कच्चे माल का निर्यात। अंग्रेजों ने भारत को केवल कच्चे माल का स्रोत बना दिया। भारतीय कारीगरों को मिलने वाला कच्चा माल जैसे कपास, रेशम सीधे इंग्लैंड भेजा जाने लगा। इससे स्थानीय कारीगरों के लिए कच्चा माल कम हो गया और जो माल उपलब्ध था वो बहुत महंगा हो गया, जो कारीगर खरीद नहीं पाते थे और धीरे धीरे उस उद्योग का पतन हो गया। अब पांचवा कारण देख लेते हैं। पांचवा कारण है रेल मार्गों का विस्तार। रेलवे के विकास ने ब्रिटिश माल को भारत के दूर दराज के गांवों तक पहुंचा दिया। पहले ग्रामीण क्षेत्र अपनी जरूरतों के लिए स्थानीय कारीगरों पर निर्भर थे, लेकिन रेलवे ने विदेशी माल की पहुंच आसान बनाकर स्थानीय उद्योगों की कमर तोड़ दी और धीरे धीरे उद्योग जो है नष्ट हो गए। छठा कारण है बदलती पसंद और पश्चिमी प्रभाव। अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव से भारत में एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ जो पश्चिमी जीवन शैली और विदेशी वस्तुओं को श्रेष्ठ मानता था। इस नए मध्यम वर्ग ने पारंपरिक भारतीय पोशाकों और वस्तुओं के स्थान पर यूरोपीय उत्पादों को अपनाना शुरू किया। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना है कि इन कारणों ने सामूहिक रूप से भारतीय हस्तशिल्प को विनाश के कगार पर धकेल दिया।
इस पतन ने न केवल लाखों कारीगरों को बेरोजगार किया बल्कि कृषि पर जनसंख्या का बोझ भी बढ़ा दिया, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था का ढांचा पूरी तरह चरमरा गया। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सामाजिक सुधार में क्या योगदान था। तो भीमराव अंबेडकर का जो योगदान है सामाजिक सुधार में, उसी के बारे में आपको लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान का जनक और आधुनिक बुद्ध कहा जाता है, इनको आधुनिक मनु भी कहा जाता है, का भारतीय समाज सुधार में योगदान अतुलनीय है। उनका पूरा जीवन जातिवाद की उन्मूलन, छुआछूत की समाप्ति और वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के लिए समर्पित था। उनके प्रमुख योगदानों को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। एक एक करके उनके योगदानों को यहाँ पर हम लोग समझेंगे। पहला जो योगदान है वो है जातिवाद और छुआछूत का विरोध। अंबेडकर ने हिंदू समाज में व्याप्त जाति आधारित भेदभाव को समाज के विकास में सबसे बड़ी बाधा माना। उन्होंने अछूतों के मानवीय अधिकारों की लड़ाई लड़ी। 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दलितों में शिक्षा का प्रसार करना और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारना था। दूसरा योगदान देख लेते हैं। दूसरा योगदान है सत्याग्रह और सार्वजनिक अधिकारों की लड़ाई। उन्होंने दलितों को सार्वजनिक संसाधनों के उपयोग का अधिकार दिलाने के लिए कड़ा संघर्ष किया, जिसमें पहला संघर्ष है उनका महाड़ सत्याग्रह जो 1927 में उन्होंने किया था। उन्होंने अछूतों को सार्वजनिक तालाब से पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए यह ऐतिहासिक आंदोलन चलाया था। अगला जो संघर्ष इनका था वो कालाराम मंदिर सत्याग्रह है जो 1930 में इनके द्वारा किया गया था। दलितों के मंदिर प्रवेश के अधिकार के लिए उन्होंने नासिक में यह संघर्ष किया, जिसने धार्मिक समानता की मांग को बुलंद किया। अब अगला योगदान देख लेते हैं। अगला योगदान है शिक्षा और जागरूकता। अंबेडकर का प्रसिद्ध नारा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उनका मानना था कि शिक्षा ही वह एकमात्र अस्त्र है जिससे सामाजिक गुलामी की जंजीरें तोड़ी जा सकती हैं। उन्होंने दलितों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने और आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए प्रेरित किया। अब अगला देख लेते हैं। अगला जो योगदान है वह महिलाओं के अधिकारों के प्रबल समर्थक। डॉक्टर अंबेडकर ने केवल दलितों के लिए ही नहीं बल्कि महिलाओं की मुक्ति के लिए भी अभूतपूर्व कार्य किए। उन्होंने हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिलाया, तलाक का अधिकार दिलाया, विवाह की स्वतंत्रता दिलाने की वकालत की। उन्होंने कहा कि मैं किसी समुदाय की प्रगति का माप उस समुदाय की महिलाओं द्वारा हासिल की गई प्रगति से करता हूँ। अब अगला योगदान देख लेते हैं। पांचवा जो योगदान है उनका वो है संवैधानिक सुरक्षा और आरक्षण। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने सुनिश्चित किया कि भारत के संविधान में अस्पृश्यता को कानून अपराध घोषित किया जाए, यानी कानूनन जो है अपराध जो है अस्पृश्यता को घोषित किया जाए, और अनुच्छेद 17 के माध्यम से ऐसा किया गया। उन्होंने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया ताकि वे सदियों से पिछड़ेपन से उभर सकें, यानी जो सदियों से पिछड़े हुए लोग हैं इस आरक्षण को पा करके आगे बढ़ सकें। अगला योगदान देख लेते हैं। अगला योगदान उनका बौद्ध धर्म का स्वीकार करना है। जीवन के अंतिम पड़ाव पर उन्होंने महसूस किया कि हिंदू धर्म के भीतर रहते हुए जातिवाद से मुक्ति कठिन है, इसलिए 1956 में उन्होंने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित था। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में लिखेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर का योगदान किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं था। उन्होंने भारतीय लोकतंत्र को समावेशी बनाया। उन्होंने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को कानूनी शक्ति और आत्मसम्मान प्रदान किया, जिससे वे आज मुख्य धारा का हिस्सा बन सके हैं। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।